iPad दे दो. Hello and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So today is our first class on Indian polity with me, Jatin Verma. I would like to ask as to how many of you want me to teach polity from the scratch, from the very basic level. Just allow me a minute or two. Let me keep a tab on your comments parallelly. So, how many of you want me to make you guys understand the meaning of Indian polity from the very, very basic level? I mean, ABCD of Indian polity. Yes or no? Y and N. Simple Y or N. Please reply, guys. Okay, so see, the word polity refers to the form of the government in a country and includes, let me just keep a tab on your comments and chat box on the mobile application. Yeah, it's my profile, then my courses. Yes, I can see your comments now. Okay, yes, from the basic sir, basic, teach from the scratch. Good evening, don't know when the class will start. Jaya, okay, good evening everyone. Shishir, Jaya, good evening. Everyone should answer my question. Milap, you are still here? Have you joined the course again, or are you getting access because you are in one or the other courses? Okay, so देखो guys, we have followed what type of a model? We have followed the model of parliamentary फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट से गवर्नमेंट चुन के आएगी. पार्लियामेंट होता है जो लेजिस्लेट करता है. 3 ऑर्गन्स हैं हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के, ठीक है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब जो लेजिस्लेचर है उसका काम होता है क्या करना? बिल पास करना. एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? बिल्स को इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर बिल्स पास करती है, एग्जीक्यूटिव उन बिल्स को इंप्लीमेंट करता है. जुडिशरी ये चेक करती है कि क्या वो बिल्स अच्छे से पास हो रहे हैं, क्या वो बिल्स पे सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. राइट, तो तीनों चीजें हैं. तो आपको ये ध्यान देना है, प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है. वेयर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स अ सिस्टम वेयर द पार्लियामेंट इज द हाउस, पार्लियामेंट इज द विंग फ्रॉम विच द गवर्नमेंट इज चोजन. हमारे यहाँ पे 2 तरह की सभाएं हैं, लोकसभा एंड दूसरा है राज्यसभा. अब लोकसभा में जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है. जैसे अगर मान लो कि मैं कल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊं लोकसभा में, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इलेक्टेड हूं. यानी कि लोगों ने, मेरे जिले के या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने मुझे डायरेक्टली चुना होगा. कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जब डायरेक्टली चुनते हैं और ऊपर भेजते हैं तो वो बन जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, जिस लोकसभा में मेंबर्स कितने हैं डायरेक्टली इलेक्टेड? 545, जिसमें से कुछ नॉमिनेटेड भी हैं. 538 डायरेक्टली इलेक्टेड हैं. लेकिन इस 545 का आधा कितना होता है? 272.
272 में ये तो हो गया आधा, 544 हो जाएगा। 272 इंटू 2 कर दें अगर, इसमें अगर 1 और ऐड कर दें तो 273 आ जाएगा। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में पार्लियामेंट के डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, यानी कि लोकसभा में पार्लियामेंट के डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस में अगर 50% से ज़्यादा सीट्स हो जाती हैं, जैसे कि बीजेपी के पास में है, मोदी के पास में है, प्राइम मिनिस्टर के पास में, तो वो बन जाती है मेजॉरिटी पार्टी। उस मेजॉरिटी पार्टी की सरकार बनती है, इसलिए इसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म। ठीक है, इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। वर्ड पॉलिटी रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री एंड इंक्लूड्स इट्स पावर्स, फंक्शंस एंड लिमिटेशंस। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल डिसाइड डायरेक्टली ऑन द पॉलिसी इनिशिएटिव्स और वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु देन फॉर्म द गवर्नमेंट, जो कि बाद में जाके सरकार बनाते हैं। The type of the government in a country, whether democratic or autocratic or monarchic. Democratic होता है demos. Demo means we the people of India. हम लोगों ने सरकार बनाई है। मैं 2 लेक्चर्स लूँगा बेसिक्स को कवर करने के लिए, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक तो रेगुलर रहो और थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा चीज़ों को फटाफट से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स फॉर्म में भी इस कोर्स में हम वी विल बी डिस्कसिंग दिस स्टफ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। एंड द पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट अराइज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो आप पॉलिटी में देखते हो, पॉलिटी क्या है, एक नाउन है, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जो भी हो रहा है वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। ये तो हो गया इंडियन पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो एक धांसूदार मतलब धावेदार पर्सन्स हैं, वो जो दावे पावर में होते हैं, वो अपने हिसाब से पॉलिटी को चलाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी एट वर्क। तो देयर इज अ गैप बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस। डेमोक्रेसी एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे गवर्नर्स को बदला जाता है, हमारे यहाँ पे जब मन करा सीवीसी को लगा दिया, हमारे यहाँ पे जब मन किया सीवीसी को, चीफ विजिलेंस कमिश्नर को हटा दिया। इस तरह से जो काम चल रहे हैं ना, तो जब ऐसी चीजें होने लगती हैं तो फिर क्या होता है, क्या होता है, gap between theory and practice. UPSC wants you to read about these things in detail. Okay? मतलब यूपीएससी के सिलेबस में आपको दोनों चीजें दे रखी हैं। क्या? Those of you who are facing echo problem, try watching it in the incognito mode. ट्राई वॉचिंग दिस इन द इनकॉग्निटो मोड। जो लोगों को लैगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, now it should be fine. Please check. Now, is it fine now? Is it working fine for everyone? Please confirm so that I can continue. Yes, now it's fine. Okay, so let's continue. So, ये समझ में आ रहा है अब छोटी छोटी सी चीजें यहाँ पे। ओके, सो द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, दोनों में थियोरी और प्रैक्टिस में गैप रहता है। ठीक है, थियोरी में जो गैप होता है, जो प्रैक्टिस चल रही होती है, उसको हम बोलते हैं इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क। यूपीएससी का सिलेबस आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क को समझें। तो यदि मेरे को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना हो, जो मैं अपनी क्लासेस में समझाता हूँ, तो आप कुछ ऐसे समझो, ये क्रिकेट का स्टेडियम है जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये तुम्हें क्लियर करेंगी। ऐसे से ही क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, ये नहीं कि क्रिकेट पूछेंगे या कुछ।
तो ये समझो कि ये क्रिकेट का स्टेडियम है, जो बैटिंग टीम है, बैटिंग टीम क्या है, गवर्नमेंट, ठीक है, और जो बॉलिंग टीम है वो क्या है, ओपोजिशन, ओपोजिशन यानी कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, ओपोजिशन बॉलिंग टीम है, बैटिंग टीम गवर्नमेंट है, और अंपायर का काम करती है यहाँ पे जुडिशियरी, जुडिशरी अंपायर की तरह टोपी ओपी डाल के खड़ी है, राइट, चेक करते रहते हैं ये जजेस कि क्या लॉ सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। और हम जो है स्टेडियम में बैठे हैं, हम लोग सिर्फ कमेंट्री करते हैं, ऐसा ही है ना हमारी डेमोक्रेसी में सिस्टम। इट शुड नॉट बी लैगिंग अगेन, फोकस प्लीज जया। अब तो कोई लैगिंग नहीं है, हमें भी पता लग जाता है लैग हो रहा है कि नहीं बच्चे। इनकॉग्निटो मोड में देखने का, ओपन इट इन द इनकॉग्निटो मोड, ओके। सो दिस इज लाइक दिस स्ट्रक्चर। नाउ yes, it's totally fine guys। ओपोजिशन बैटिंग, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वुड ऑलवेज वेंचर इनटू लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म। तुम देखते हो ना एडवेंचरिज्म, जो कॉमन काम है सरकार वो नहीं करेगी, लेजिस्लेचर जानबूझ के एडवेंचरिज्म में वेंचर करती है, क्योंकि yes, a match in which one inning lasts for 5 years। लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म का मतलब क्या है कि लेजिस्लेचर को एडवेंचरस लॉज पास करने में मजा आता है, जैसे फार्मर्स लॉज, कहीं भी ये देख लेना फार्मर की ऐसी लॉज जो, मैं इसे एडवेंचरिज्म क्यों कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसे लॉज पास करें जो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करती है। डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, सरकार यानी कि बैटिंग टीम को युवराज सिंह की तरह 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि मोदी को मज़ा आता है डीमोनेटाइज करने में, लोगों को कतार में खड़ा कर दिया, कुछ हटके करने की, समथिंग एक्सेप्शनल दे वांट टू डू, ठीक है। जुडिशरी क्या करती है, जुडिशियल विजिलेंटिज्म, जुडिशरी ओवर विजिलेंटिस्ट हो रही है, जुडिशियल विजिलेंटिज्म। अब आप देखोगे ना जजेस भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं सरकार पे, इसको बोलते हैं जुडिशियल विजिलेंटिज्म, ठीक है। छोटे छोटे लेवल से समझा रहा हूँ मैं, 2 क्लासेस लगेंगी। जुडिशरी का काम है रिव्यू करना, जुडिशरी रिव्यू करती है इन लॉज को। अब क्योंकि लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट और सरकार में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ये जो बैटिंग टीम है और जो लेजिस्लेचर है उसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है तो वो कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट बिल को अप्रूव करती है। जिस बिल को कैबिनेट अप्रूव करती है वही बिल पार्लियामेंट में पास होता है। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास होता है वही बिल पास होगा जो सरकार चाहेगी, क्योंकि सरकार के पास कितने स्कोर हैं, 273 का स्कोर है सरकार के पास आउट ऑफ 545, ठीक है। मेजॉरिटी के दम पे लोकसभा में सरकार अपनी मनमानी चलाती है, कभी कभी मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज इसको बोला जाता है लोकसभा में, राइट। सो मच इज क्लियर टू एवरीवन। इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने का फायदा तो है। फायदा क्या है, देयर इज क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट and legislature. Coordination between the government and legislature is very good, right? Coordination between the government and legislature is very very good. Guys, 1% भी ड्रॉप नहीं हो रहा अंजलि, किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1% भी कोई ग्लिच नहीं आ रहा बच्चे। हमें भी यहाँ से पता लग जाता है जब कोई ग्लिच आता है। तो ये क्लोज कोऑर्डिनेशन कहाँ पे होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है। कहाँ पे होती है, PFG में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो मच इज क्लियर। पार्लियामेंट जो बिल को अप्रूव करेगी वही पास होगा। अब इस पूरे सर्कल में आप इस पूरे जो चीज़ें मैंने समझाई आप इसमें देखोगे, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ये थोड़ा
सार रिलेशनशिप है, SOUR। यहाँ पे बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप है क्योंकि कोऑर्डिनेशन है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फ़ायदा, स्वीट रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट, जो सरकार की पार्टी चाहेगी, जो बीजेपी चाहेगी वही बिल पास होगा। जो बीजेपी बजट लाएगी वही बजट पास होगा क्योंकि बीजेपी मेजॉरिटी में है। कल को 5 साल बाद मान लो जब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस और सरकार के बीच में, कांग्रेस पार्टी के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में क्लोज कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ओके रश्मि, आई विल टीच इन इंग्लिश एज वेल। So this is the beauty of the parliamentary form of government, that there is a very sweet relationship between the government and the legislature. The party in power forms the government on the basis of its majority in the Lok Sabha. Lok Sabha is the directly elected house. Rajya Sabha is indirectly elected house. Okay, Rajya Sabha is indirectly elected house. So the point is, when we understand this basic thing, it helps us build upon this basic understanding. Now you see, the polity of a country is based on its constitution. Now the fact that we in India have a written constitution, हमारे यहाँ पे written constitution है। written constitution enumerates, numbering हो रखी है ना powers की, enumeration of powers is very clear. Right? Enumeration of powers is pretty clear. Now since the powers are clearly enumerated, this keeps a check on the power of the parliament. In Britain, you know, in the Britain, the country, parliament is the supreme, because there was no written constitution. In India, we are having written constitution. So please note down the fact that we have written constitution, it limits having a written constitution acts as a check on the power of the government. Okay, having a written constitution acts as a check. Okay, so these things are there now. Clear? Having a written constitution acts as a check on the power of the government, right? On the power of the parliament. Otherwise, in Britain, where there is no written constitution, whatever law is made by the parliament becomes the source of power. In Britain, parliament is the source of power. In India, because we have a written constitution, constitution is the source of power. The government of the day cannot go beyond the constitution, at least theoretically. ओके सो ये सारी चीज़ें, पॉलिटी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन.
द फैक्ट दैट वी हैव गॉट 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, इसका मतलब ही यही है। क्यों? क्योंकि इट इज़ गिवन दिस वे इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द फैक्ट दैट वी हैव गॉट बाईकैमरल लेजिस्लेचर, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी विल हैव प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, etc. It is all given in the constitution. Is this much clear to you? Judiciary's job is to keep a check on the legislature. Number 1, to keep a check on the judiciary, to keep a check on the executive. Executive, as we call it, the government. Okay, हम executive को किस वे से जानते हैं? Government के वे से जानते हैं, right? Now understand here. देखो, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म क्यों कहा जाता है? 2-3 जो फैंसीफुल टर्म्स हैं. वाई आर वी अ फेडरल कंट्री? वाई डू वी हैव फेडरलिज्म? बिकॉज वी हैव गॉट 2 layers. Union, at the union level we have got union executive. One hand we have got union legislature, which is having 2 houses, and on the other hand we have got union executive, which is we call as government. यहाँ पे गवर्नमेंट है. लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज हैं. लेजिस्लेचर में लोकसभा है और राज्यसभा है. फिर इसके नीचे एक और लेवल है जिसको हम स्टेट्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, फेडरेटिंग यूनियंस. यू मस्ट हैव रेड फेडरेटिंग यूनियंस का मतलब क्या होता है? स्टेट्स. स्टेट्स की अपनी एक लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. फिर स्टेट गवर्नमेंट, चाहे हिमाचल जाओ चाहे उत्तराखंड जाओ, स्टेट गवर्नमेंट है, राइट. तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो दोनों अपना अपना अपने अपने दायरे में काम करती हैं. ये अपने दायरे में काम करता है यूनियन लेवल पे. जो मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर गिवन इन दी यूनियन लिस्ट, जिसपे सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकता है. मैटर्स ऑफ स्टेट लेवल, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि तुम्हें समझ में आ जाए. मैटर्स ऑफ स्टेट लेवल आर गिवन इन दी स्टेट लिस्ट. जस्ट लेट मी टर्न ऑन दिस. 16117. Just a minute guys, let me just turn on the class on the tablet so that I can see your comments here. Okay, so here we go. Just 1 minute. My courses. Yes, so here it comes. Now can I see your comments? Okay, so here it is. How the legislative and the government are different from each other, provided cabinet ministers are also a part of the houses. Yes, okay, I'll come to that. So ground level के जो subjects हैं, जैसे कि you read about health is a state subject, you read about this fact. Now agriculture is in debate, quite a lot in debate these days. Agriculture is a state subject. जो चीज़ें ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा नज़दीक हैं, पुलिस,
policing is a state subject. The things which are quite close to the ground level or which could best be administered from some level which is near the ground. Which layer is more near the ground? States. यूनियन को तो अगर पुलिस आनी हो, मान लो कि कोई वारदात हो गई, अगर पुलिस आनी है तो कितनी देर लगेगी? वहां से सीआरपीएफ आएगी, मोदी जी आएंगे, कितना देर लग जाएगी, है ना? सो फॉर द स्विफ्ट एक्शन it would be very difficult to mobilize police if in case there are some riots in the district in any state, है ना? If it would be very difficult for an ambulance to arrive from the union level. So logically speaking, the subjects which are very close to the ground level are kept in the state list, and subjects which are nationally important like currency, if every state would be having its own currency, that would not make India a good nation. Okay, currency hai, telecommunication hai, telecom hai, these are the national subjects. Now my friend is asking, Santosh is asking a question, how the legislative and the government are different from each other provided cabinet ministers are also a part of the houses. How the legislative and the government are different from each other. Legislature, now he is saying when the ministers are also a part of Lok Sabha. If I would become a minister tomorrow at the union level, I would be a member of parliament also. Now in the parliament there are three benches basically. Okay, three types of benches are there. Basically these are the treasury benches. Treasury means the one who sit in the front. Okay, you must have seen Prime Minister Modi and his close aides and his ministers sitting in the front, है ना? They all sit in the front Lok Sabha में. Then there are opposition benches. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and other Congress and opposition parties, they sit on this side. The ruling party, government party sits on this side. This is the beauty of parliamentary form of government. Why this is the beauty? Because this is the system जहाँ पे कि मंत्री खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके आंसर देता है. This is the system where the minister himself comes on the floor of the house, लोक सभा और राज्य सभा, and answers the questions from the opposition Congress. Have you seen this on Lok Sabha TV? You must have seen this on the Lok Sabha TV और राज्य सभा TV. यही देखते हो ना? This makes the government more responsible. Please write down. Please write down. Doctrine of responsible government. Doctrine of or the principle of responsible government. Doctrine of responsible government or the principle of responsible government is the logical corollary of parliamentary form of government. समझ में आया मैंने क्या लिखा? समझ में आया? हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने का एक और बेनिफिट है. आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश ऑल्सो. वेयर इज माई फ्रेंड एस रश्मि? ओके, आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश ऑल्सो. बच्चे, ये बात का फ़ायदा है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट से चुन के आती है. प्राइम मिनिस्टर भले कितने भी तानाशाही हो लें, कितने भी मनमर्जी के मालिक हो लें मोदी जी, है ना, लेकिन पार्लियामेंट पे खड़े होके आंसर करना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट की तरफ. द फैक्ट दैट वी इन इंडिया हैव गॉट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट makes the government
responsible government to some extent, because each and every minister is duty bound to answer questions raised by the opposition members of parliament, those members of parliament which belong to who belong to opposition. समझ में आया? बच्चे दिख तो रहा है यार. कल डार्क बोल्ड मार्कर वी वुड बी यूजिंग. शिशिर अभी दिख तो रहा है. वैसे तुम लोगों के नखरे भी बथेरे हैं वैसे ना. Okay, I'll be using the black color now, but please reduce the this thing difference between democratic and totalitarian, like recent laws. Yes, Jayant, you can say that. Okay. Shishir, I'll take the session from the display board, the big classroom wala display board, tomorrow onwards. आज के लिए please manage with a bit of technical glitches and me sitting and teaching. I don't like teaching in the sitting mode. That is one of the reasons that I take most of my classes in the standing mode. Okay. The type of the government in a country, whether democratic or autocratic or monarchic, presidential or parliamentary, and the powers, functions and responsibilities of the government arise from constitution of the country. Okay. So are we a representative democracy? Yes. How come are we representative democracy? This is Lok Sabha. We elect our representatives for MPs. Members of parliament go to Lok Sabha. Okay, so these MPs, they are the people's representatives. People choose their MPs, and these MPs, they represent a particular constituency in the Lok Sabha. Similarly, at the state level, this is at the union level, we have got union parliament, which we call as union legislature. We have got union legislature, right? Clear? Okay, these are the people's representatives. Likewise, at the state level, we have the same structure. State level pe we have got state legislature. State legislature. The state legislature has got MLAs, members of legislative assembly, which are directly, these members are also directly elected by the people of a particular state. So the same electorate, मैं ही वोटर हूँ दोनों केसेस में, the same electorate is choosing the member of parliament and the same electorate, elector, वोट करने वाला, ठीक है. And the same elector chooses this also, and the same elector chooses the people at the legislative assembly. Why am I choosing two kinds of representatives? Do I have extra money to pay them their salaries? Yes, they are getting the salaries out of the tax paid by you, me and I, your parents, my parents and our parents. ठीक है. यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल वाले सब्जेक्ट हैं उनको मैनेज करने के लिए मैं MLAs चुनता हूँ. अब पंजाब के MLAs, फॉर एग्जाम्पल द MLAs ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आर नॉट क्वाइट हैप्पी विद द फार्म लॉज, because farming is a subject in the state list. They would better be able to understand the problems of the farmers. At the member of parliament level, these are the people who should govern us for the problems of the national or international level. Telecom, National Disaster Management Authority, RTI. Okay, big issues are taken care of over here. Small issues or relatively small issues are taken care of over here. Having the two layers, union and the state, is what makes a country federal country.
2 यूनिट हो गए ना तो कंट्री फिर फेडरल कंट्री बन गई। अगर 1 यूनिट होगा तो कंट्री क्या हो जाएगी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा लेयर जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं, जो इसके नीचे आएगा, या लोकल बॉडीज लेवल, वो फेडरेशन का पार्ट नहीं होता। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कंट्री टू हैव third tier, having 2 tiers, TIER, tier 1 and tier 2 is enough for a country to be called as a federal country, federal system. Okay, it is enough for a country to be called as a federal country if we have 2 tiers, tier 1, tier 2. Third tier is good, but it is not necessary for a system to be called as a federal system. Done? All right, everyone. Clear for everyone? Yes? Done. Yes, if at least 2 tiers exist, these type of questions are being asked in the prelims, my dear students. वर्षा, बच्चे तुम लोग थोड़ा सा जो है इनको ध्यान से सुनो। जिन लोगों का 2 साल वाला कोर्स है और जिन लोगों का प्रीलिम्स है, मैं ऐसी चीज़ें जो है एम्फेसिस करके थोड़ा ब्रेक लूँगा। आई वुड बी टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक। वेयर इज दिस गर्ल एस रश्मि, आर यू देयर? यस, देखो मैं लेट मी पुट इट दिस वे, it is not necessary for a country to have the third level. first level ठीक है, second level ठीक है, third level की ज़रूरत नहीं होती अगर हमें एक फेडरल कंट्री कहलाना है. इफ वी वांट इंडिया टू बी कॉल्ड एज अ फेडरल कंट्री, it is not necessary to have the third tier. Fine now, everyone? Keep highlighting if I use too much of Hindi. Okay, keep escalating it here. It is your duty equally. Now, I sometimes in the flow, because Hindi is my mother tongue, so I keep on, speaking too much of Hindi sometimes. So just interrupt me wherever you feel like, because you have paid the money. The polity of a country is based on the constitution. Now, in India, PRI is a part of India. नहीं है वो federalism, right? PRI, देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर मम्मी पापा दोनों है ना, मम्मी पापा के पास कुछ पावर है, मम्मी के पास कुछ पावर है, बात बराबर है, ठीक है. अगर तुम करो कि एल्डर सिबलिंग के पास में, बहन भाई के पास में भी थोड़ी बहुत पावर हो तो अच्छी बात है, लेकिन मम्मी पापा के पास में पावर है, पापा के पास में ज़्यादा, यूनियन के पास में, और मदर के पास में थोड़ी बहुत कम, तो फेडरल कंट्री हो जाएगी. ठीक है. अब तीसरे बंदे के पास में पावर हो या ना हो मैटर नहीं करता. अब बस फाइन नाउ. देखो MPS 003 से मैं ये पढ़ा रहा हूँ. किससे? मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जो किताबें आती है इग्नू की, ये चीज़ें उसमें क्लियरली दे रखी हैं, तो आई एम टीचिंग यू फ्रॉम देयर. अब दूसरा कौन है? इस पंचायत अ पार्ट ऑफ फेडरल नेचर. मैं वही तो बोल रहा हूँ, जया, राइट. देखो तुम फिर बार बार अभिषेक और जया के पास में नहीं, अमिताभ और जया के पास में पावर है. भले ही अभिषेक बच्चन के पास हो या ऐश्वर्या राय के पास में हो या ना हो, मैटर नहीं करता. हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर बाय बाय, कोई बात नहीं, राइट. यस, पॉलिटी क्लास इज गोइंग ऑन. डन. चलो आगे. बाल की खाल मत निकाला करो, एक बार में समझ जाया करो.
ठीक है, तुम्हारे डाउट्स लेजिटिमेट हैं, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो भी तो सुनोगे. नाउ इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज द पीपल ऑफ कंट्री चूज देयर गवर्नमेंट बाय वोटिंग इन द इलेक्शंस. Okay, this is an indirect form of democracy. This is an indirect democracy. Done. Any change to the polity of the country is possible only when change is made to the constitution of India, which is very difficult. ठीक है, changing the constitution of India is relatively difficult but not as difficult. India has a federal form of government as it has two government levels. One is in the central level and the other is at the states, indicating decentralized government. India is called a union of states. आगे जैसे as we proceed along with this along this course, I would be teaching you about the marble cake model and the layered cake model of federalism also, which is important for your mains examination. India has got these key terms have been very lucidly explained over here. India has a parliamentary form of government. Why do we call it as a parliamentary form? As India has a majority party rule where people elect the members of legislature. And do we elect the members of government? No, we only choose members of legislature. It is from amongst these members of legislature that one of the parties forms the government. हम कोई ये थोड़ी चुनते कि मैं इसको प्रधानमंत्री चुन रहा हूँ. नहीं, बीजेपी व्हेन इट गोज टू इलेक्शन इट डज नॉट डिक्लेयर इट्स प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट. वो तो हमें पता है कि मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर. इन मेनी स्टेट्स बीजेपी लाइक हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, दे वुड नेवर डिस्क्लोज देयर chief ministerial candidate. It is only on the basis of majority of one or the other party in the legislature that government is formed. Just apply this on your state, you will get a fair idea, right? If suppose somebody is from Madhya Pradesh, किसी को थोड़ी पता था कि कमलनाथ बनेंगे या फिर कमल का फूल बनेगा. समझ में आया? कांग्रेस का कमल का फूल बना दिया उनको, इंग्लिश वाला फूल, राइट? कमलनाथ वॉज मेड अ फूल. जो लोग मध्य प्रदेश को फॉलो कर रहे थे, कमलनाथ का कमाल नहीं चला. एंड शिवराज सिंह चौहान अगेन वेंट ऑन, ही अगेन बिकेम द चीफ मिनिस्टर. Got it now? So we don't choose the government, we choose the members of legislative assembly. And out of the members of legislative assembly, government is chosen on the basis of majority of one or the other political party. What is constitution? What is constitution? Constitution is a document. ये तो चलो सिंपल है, इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता ऐसे. देखो बात क्या है ना, योर पेरेंट्स आर बिजी, माई पेरेंट्स आर बिजी कैरिंग देयर ओन लाइव्स, है ना. तो हमने क्या किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत सारे लोग, ठीक है, हमने क्या किया, अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट कर लिया. कब? 26 जनवरी को. तो दिस मेड इंडिया अ रिपब्लिक. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? Literal meaning of republic is representatives of the public will be ruling over us on the basis of a written document. Constitution is the written document. Written doc है ये, इसके basis पे सारा काम किया जाता है. Whenever now people, this was a one-time activity. Gifting a constitution, writing a constitution was a one-time activity. This cannot be done again and again. On the basis of this, we have created a structure, political structure of India. What is the structure? As I just told you that we have got a federal structure. Okay, where we have 5 yearly elections. Where is it given? Where is it written that we are going to have 5 yearly elections? Constitution में लिखा है 5 साल में elections होंगे. And then where is it written that we would be having a president as the nominal head? ये तो सबने पढ़ा है ना. Everybody has read this fact that we've got a presidential form of government. Then where is it written that there will be a prime minister to aid and advise the council of ministers? No, Varsha, I'll explain the meaning of republic in some time. Okay. Everything is written in this constitution, and everything ought to happen, it should happen as per constitution.
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए ना सारा कुछ, एज पर norms given in the constitution. इसीलिए what we call it as rule of law. Everything should happen as per constitution. If things do not happen as per constitution, like if an ordinary, now I am linking it with the current affairs, सुनो ध्यान से, if an ordinary bill is labeled as a money bill, what happens? Somebody challenges this in the court of law. हुआ था कि नहीं हुआ था? Done. If rule of law, where does the rule of law flow from? Rule of law flows from the constitution. This statement that I just said, इसी से तो rule of law चलता है ना, ठीक है? बत्ती चमक रही है, सारों की चमक रही है जब मैंने आर्टिकल 110 बोला. It was only recently in the month of February that Supreme Court bench declined to entertain a plea filed by Jairam Ramesh. He said that why Aadhaar bill, which has nothing which is mentioned in article 110, है ना? तो करंट अफेयर्स में समझा दूंगा बाद में, ठंड रखो अभी, ठीक है? डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अ whiff of what I said. I'll be explaining this entire current affairs thing in the coming days. Now you should be regular with the DNA, if I am regular of course. Polity of our country is based on its constitution and hence designed according to the constitution of our country. Got it? Clear hai? Now how many of you attended today's current affairs class? Many of you are prelim special batch students. How many of you have attended current affairs class by me? लिखो CAR, लिखो फटाफट. जो नहीं थे उसमें ट्रक लिख दो. पहले जो थे उसमें कार लिखो फटाफट. How many of you have attended current affairs roundup class today? कार लिखो, कार. प्राची, कार लिखो, कार. Okay, done. So be regular with the current affairs classes also. After we would have covered 15 to 20 days of Indian polity lectures, I would start with polity current affairs over there. Okay, पॉलिटी कार का जो सेक्शन शुरू होगा उसमें. सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें मैं समझा रहा हूँ, इनको फॉर ग्रांटेड मत लेना. डू नॉट टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड. आई एम क्लोजिंग दी सेशन फॉर नाउ. आई एम एंडिंग इट अ लिटिल अर्ली. Why? Because we will study these things on the studio screen. It's not that good an experience while teaching over here. पेन अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है? बैठ के पढ़ाना फन अकेडमी पे होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट दे के पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है. तो वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड यू वुड सी दैट gradually your score would start rising as in as we are proceeding with these classes. You would feel that हाँ एक understanding की वजह से जो statement oriented polity के questions हैं which will be incorporated in these classes, you will be able to witness the increase in your score. What will happen if such a situation arises whose context is not given in the constitution? So our constitution is flexible. His question is कि if some eventuality which is not envisaged in the constitution, if some unwarranted, unanticipated, never expected thing arises, what would happen? Our constitution, my answer is, our constitution is flexible enough to accommodate the dynamic scenario. For example, right to privacy was not a fundamental right given in the Constitution of India. Okay, so right to privacy was not given, but the alacrity, but the dynamic way in which the Supreme Court expanded the scope of Article 21 and read the right to privacy into, Supreme Court read
रीड कर दिया उसमें, ठीक है, रेड द राइट टू प्राइवेसी इनटू आर्टिकल 21 इटसेल्फ, मतलब रीडिंग अप। रीडिंग डाउन होता है जब आप लिखा कुछ है उसको कम कर देते हो, रीडिंग अप होता है जब लिखा कम है आप उसको और बढ़ा देते हो, एम्पलीफाई कर देते हो, ठीक है। सो दिस आर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी मच एनविसेजेस। फॉर एग्जाम्पल सर्विस टैक्स वॉज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, but our parliament of the day added another subject, entry 97 in the union list, and gave the power to the union government to charge service tax. Clear? Likewise, there are many more amendments, changes that we keep on bringing about to our constitution to incorporate the things or any such circumstances which are not given in the constitution. Okay, so thoda sa you would have to bear with me, those of you who are in your second or third attempt, first attempt, I would try to bring everyone at par. Okay, the veterans, the senior players, if at all there are any in this batch, they would have to bear with me for another 2-3 days. After that it will be a smooth sailing. You would get to know many interesting facts which you have come across but you haven't paid any heed to. Done? So this was all for today. I'm just winding up the class because, as I said, we'll be studying from the studio board tomorrow. That will be more enriching for you and more interactive for me. Otherwise robo wala feel aata hai idhar, theek hai? Alright, thank you guys, it was a pleasure teaching you all. Thank you everyone, bye bye. देर इज एको बच्चे देखो हल्का इनकॉग्निटो मोड में, जिसमें वो गंदे गंदे काम करते हैं ना, वो वाले एको मोड में जाओ, ठीक है। अब मैं एको मोड भी बता देता हूँ तो मैं एको मोड कहाँ से जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अच्छे काम करता था, राइट। यहाँ से जाओगे ना इनकॉग्निटो मोड में, आर यू एबल टू सी? नहीं, यू वोंट बी एबल टू सी, जस्ट 1 मिनट। और मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा, राइट। पहले बहुत कुछ अच्छा चल रहा है कंट्री में, तुम कहीं बुरा मान के बैठ जाओ। ये यहाँ से जाते हैं ना इनकॉग्निटो मोड में, ये देखो इनकॉग्निटो विंडो लिखा है, ऐसे खुलती है काली काली सी, राइट। यहाँ से देखने का ये क्लास, राइट। नाउ यू कैन सी, यहाँ से गए इनकॉग्निटो मोड में, ठीक है। ये ऐसे खुलता है ना चश्मे वाला, ये भालू टाइप्स। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, टू कंक्लूड ऑन अ हैप्पी नोट, राइट। जिन लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, थैंक यू।